जिसका नाम है टायरेसियस विजन। टायरेसियस विजन। इस चैनल को ओपन करने के लिए मेरा जो सबसे पहला पर्पज है वो ये है कि मेरे पास एक लेगेसी है, और वो लेगेसी है चाहे मेरे पेरेंट्स की हो, चाहे मेरे टीचर्स की हो, जिन्होंने मुझे चाइल्डहुड से लेकर के यूनिवर्सिटी के लेवल तक मुझे गाइड किया, मुझे पढ़ाया, मेरे अंदर वो सारे वर्चूज डाले, ठीक है, जिससे आने वाली जनरेशन को या इस जनरेशन को मैं एक सही दिशा दे सकूं या उनको गाइड कर सकूं, उनके एक अच्छे और ब्राइट फ्यूचर के लिए उनको मोटिवेट कर सकूं। और जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरा वो ये होगा कि इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड में अभी तक जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मैंने पढ़ा है डिफरेंट बुक्स से, डिफरेंट सोर्सेस से, चाहे वो नॉवेल्स हों या विकिपीडिया हो या कहीं और हो, या मेरे टीचर्स ने जो मुझे पढ़ाया, वो सब मैं इस जनरेशन को हैंड ओवर कर सकूं। मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि यहाँ से आकर के मुझे बहुत अपने आप को फेमस करना है या एक ऐसा अचीवमेंट मेरे लिए होना चाहिए जो मुझे एक रिनॉन्ड पर्सन बना दे। मेरा जो बेसिक पर्पस है वहाँ पर यहाँ पर आने का वो ये है कि लोग, ठीक है, इस एज के वो इससे लेकर के बेनिफिशियल अपने आप को फील कर सकें। और जहाँ तक मेरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन का रोल है मेरे कैरेक्टर में, मेरी स्पीकिंग एबिलिटी में, मेरी एक्सेंट में, या जो कुछ मैं लोगों के साथ जिस तरीके से पेश आता हूँ, उन सब में लिटरेचर का या मेरी पढ़ाई का क्या योगदान रहा है, इन सब का भी इफेक्ट आप सब फील कर सकें। तो सबसे पहले ये मेरा जो वीडियो होगा वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें मैं अपनी जर्नी को आप सबसे बताना चाहता हूँ कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और जो कुछ भी आज थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स हैं मेरी लाइफ में, उनमें किनका रोल रहा है। और इस पहली वीडियो में मैं अपने चाइल्डहुड से लेकर के अपने एजुकेशन पे या अभी मैं कहाँ पर हूँ, इन सब के बारे में थोड़ा सा आपसे जिक्र करूँगा। उसके बाद आने वाली हर वीडियोज़ में मैं इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के एक नए वीडियोज़ आपके सामने लेकर के आऊँगा। और मेरी पहली जो सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो होगी वो होगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर। तो ये हमारी पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये नाम जो है इस चैनल का, टायरेसियस विजन। टायरेसियस विजन मेरे माइंड में क्यों आया? जब ये आइडिया मेरे माइंड में डेवलप हुआ कि मैं अपनी नॉलेज को, अपनी लर्निंग्स को लोगों के सामने लेकर के आऊं, तो फिर ये हुआ कि यूट्यूब से अच्छा एक प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी ऑडियंस है जो ग्लोबल लेवल पर है। हालांकि मैं जहाँ पर पोस्टेड हूँ, अभी भी मैं जॉब में हूँ, तो वहाँ पर मेरे पास ऑडियंस है, लेकिन उन बातों का, ठीक है, लोगों के ऊपर एक थोड़े से, या आप कह सकते हैं कि कुछ ही लेवल तक उनके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आपके जरिए, इस यूट्यूब चैनल के जरिए मैं अपनी बातों को एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सकता हूं, जहां पर अच्छी खासी ऑडियंस भी मिलेगी, और शायद मेरे जरिए वो मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को, वह ऐसे लोग जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इंकरेज किया यहाँ तक ले आने में, उनको मैं आपके सामने बता सकूं और खुल के कह सकूं आपसे कि हाँ, लाइफ जो है वो अच्छे लोगों के बिना एग्जिस्ट नहीं करती है। विकास दिव्य कीर्ति सर के एक वीडियो में मैंने देखा था उनको बोलते हुए कि आपके होने में और आपके एग्जिस्टेंस में आपका रत्ती भर भी रोल नहीं है। इतिहास के अगर कई हजार सालों को हम सिर्फ 2 पेजेस में या 3 पेजेस में सिमटा देते हैं, एक पेज हमने पलटा और सीधा का सीधा 1000 या 500 साल का ईयर हमसे गैप होकर के चला जाता है। तो उस इतिहास में अपने आप को ढूंढना, अपनी एक इमेज बनाना, वो एक चैलेंजिंग टास्क है। और मेरे हिसाब से इस समय यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म इसके लिए नहीं हो सकता है। अगर आपको बेहतर लगे तो इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब या शेयर कर दीजिएगा। बस मेरा जो सबसे बड़ा पर्पज है वो ये है कि मैं अपने जरिए अपने लोगों को आपके सामने ला सकूं, और मेरी जो नॉलेज है लिटरेचर को लेकर के, इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के, उसको मैं आपके सबके सामने रख सकूं। टायरेसियस विजन, ठीक है, जब मैं ये सोच रहा था, कभी कभी लेटे हुए मुझे नींद भी नहीं आती थी रात में कि मैं आने वाले अपने इस चैनल को क्या नाम दूं। कई बार अलग अलग नाम आए, लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारे नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे एक अलग काम करना चाहिए इस फील्ड में, और इसलिए मैंने नाम चुना टायरेसियस का। टायरेसियस का नाम क्यों चुना, इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको छोटी सी कहानी बताता हूं टायरेसियस की। टायरेसियस के बारे में हमें पता चलता है टी.एस. एलियट के द वेस्टलैंड में। द वेस्टलैंड में हमें इनका जिक्र मिलता है, क्योंकि टायरेसियस ही उस पोयम का प्रोटैगोनिस्ट है, वही नरेटर है, वही सारी बातें वहां पर बता रहा है।
टायरेसियस की कहानी कुछ यूं, एक मिथिकल कैरेक्टर है वो, और रहा है ग्रीक सिविलाइजेशन में, ग्रीक सिविलाइजेशन में, जहां पर थे उनके जो गॉड हैं, सुप्रीम गॉड, जिनका नाम है ज्यूस, और इनकी जो वाइफ हैं हेरा। ज्यूस और हेरा उस समय बैठे हुए थे और टायरेसियस को बुलाया जाता है और उससे यह पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि मेल और फीमेल में जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है वो किसके अंदर ज्यादा होता है, या सेक्सुअल जो नीड होती है वो किसके अंदर ज्यादा होती है। और टायरेसियस ने काफी देर सोचने समझने के बाद उनको ये जवाब दिया कि ऐसा जो है वो फीमेल में होता है, फीमेल में पाया जाता है। और हेरा ने इस बात को लेकर के टायरेसियस को कर्स कर दिया और उसको ये कहा कि आज के बाद, ठीक है, तुम्हारे पास कोई विजन नहीं रह जाएगा, तुम्हारी आंखें अंधी हो जाएंगी और तुम कुछ देख नहीं पाओगे। टायरेसियस इस बात को सुनकर के बहुत दुखी हुआ और वो ज्यूस के पास जाता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है कि गॉड, ये तो मेरे साथ इनजस्टिस है, मुझे तो जो बातें सही लगी मैंने उन्हीं को बताया, लेकिन यहां पर तो मुझे उसके लिए कर्स झेलना पड़ रहा है। तो गॉड ज्यूस ने टायरेसियस को ये ब्लेस किया कि तुम्हारे पास हो सकता है कि तुम ब्लाइंड रहो, लेकिन तुम्हारे पास प्रॉफिटिक विजन होगा, तुम हर चीजों को अच्छे तरीके से देख सकते हो, समझ सकते हो, भले तुम्हारे पास आंखें नहीं रह सकती हैं, फिर भी तुम दुनिया को देख सकते हो और समझ सकते हो। तो ये थी टायरेसियस के विजन की बातें, कि जो इस चैनल का नाम टायरेसियस विजन है, कि वो सब कुछ देख सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सब कुछ देख सकता हूं, क्योंकि मेरी रिसर्च है, मेरी पीएचडी जिस पर बेस्ड है वो न्यू हिस्टोरिसिज्म पर है। तो न्यू हिस्टोरिसिज्म का पहला ही वो बेसिस होता है कि वो लिटरेरी और नॉन लिटरेरी दोनों टेक्स्ट को इक्वल वेटेज देते हैं, और वो ये मान करके चलते हैं कि जो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट है, यानी कोई हिस्ट्री की किताब, ठीक है, उसका जो राइटर है वो भी बायस्ड है, वो भी प्रेजुडिस्ड है, राइटर जो है वो भी प्रेजुडिस्ड है, वो भी बायस्ड है, और जो उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर रहा है, यानी हमारे और आप जैसा जो रीडर है, वो भी अपने आप में बायस्ड ही है, वो भी प्रेजुडिस्ड ही है। तो मैं जो देख रहा हूं, हो सकता है कि मेरा एक एंगल हो, और जो हम बातें करते हैं कि हमारे होने में आज हम क्या हैं, हमारे नेशन का, हमारे क्रीड का, हमारे रिलीजन का, हमारे रेस का, हमारे कास्ट का, हमारे जेंडर का, हमारे सोशल बैकग्राउंड का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हो सकता है कि मैं जो जिन चीजों को देख रहा हूं वो मेरा परसेप्शन है, हो सकता है कि आपका परसेप्शन मुझसे डिफरेंट हो, बस मैं उसी चीज को यहां पर आपके सामने रखना चाहता हूं। टायरेसियस की ये थोड़ी सी स्टोरी रही। उसके बाद होता यह है कि टायरेसियस ग्रीक राज्य में ही रह रहा है। एक बार उसने दो स्नेक्स को, ठीक है, कपल था स्नेक का, और उसको जो है मेटिंग करते हुए देखा। मेटिंग करते हुए देखने के कारण वहां पर जो एक स्नेक था उसने इनको कर्स किया कि तुम मेल से फीमेल हो जाओगे, और उसके बाद वो फीमेल रहता है काफी सालों तक, 8 से 12 साल तक वो एक फीमेल की तरीके से अपनी लाइफ को जी रहा है। आगे चलकर कितने सालों बाद वो फिर से उन सांपों को मेटिंग करते हुए देखता है, और सांप उसे फिर से कर्स करते हैं कि अब तुम फीमेल से मेल हो जाओगे। तो टायरेसियस के पास ही हैज द एक्सपीरियंस ऑफ बोथ बीइंग अ मेल एंड अ फीमेल। वो वेस्टलैंड में बात करता है, जब भी वो देखता है कि हाँ, टाइपिस्ट गर्ल का बेड लगा हुआ है, तो वो जो है कहता है देखकर उसके, आई टायरेसियस नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। ग्रीक की जो है थेबिस राज्य की दीवालों पर जो इस दीवान पर इनेक्ट होने वाला है, मुझे सब कुछ जानकारी है। टायरेसियस का विजन होना, और यह भी बात है कि वो नारद मुनि की तरीके से है। हिंदू माइथोलॉजी में नारद मुनि चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, हर जगह नारायण नारायण करते हुए पहुंच जाते हैं, और टायरेसियस की भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। टायरेसियस एक मिथिकल कैरेक्टर है और वो इमॉर्टल है, अमर है, वो आज भी है, वो उन चीजों को देख रहा है। टी.एस. एलियट के वेस्टलैंड में जब वो वेस्टलैंड को अपने डिपिक्ट करते हैं, तो बात शुरू करते हैं ग्रीक के वेस्टलैंड से, जब वहां पर यह देखा जाता है कि एक कैरेक्टर है वहां का, किंग लायस का बेटा, तो वो जो है अपने ही फादर को मर्डर कर रहा है, और उसके जो है इडिपस नाम है उसका, इडिपस के जो है मर्डर के बाद वो जो उसके फादर के मर्डर के बाद वो ये देखता है कि वहां पर वो अपनी मां से भी शादी करता है, उसके बाद उसको इम्प्रेग्नेट करता है। वहां पर जो वेस्टलैंड आता है इडिपस के इस एक्ट की वजह से, इन बातों का खुलासा टायरेसियस करता है। उसके बाद टी.एस. एलियट ने अपनी वेस्टलैंड में दूसरे बाइबल के वेस्टलैंड को, उसके बाद एक और जो है वेस्टलैंड है किंग फिशर का, उसको रिप्रेजेंट किया है। फिर वो मॉडर्न वेस्टलैंड की बात करता है, जहां पर ये जो सोसाइटी है, जहां पर गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये मान लिया गया कि गॉड का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि अगर गॉड होता तो वो इन सारी डिवास्टेशंस को रोक लेता, वो गॉड नहीं है।
अब यहां पर क्या है कि टायरेशियस एक ब्रिज की तरीके से काम कर रहा है, उन सारी सिविलाइजेशन से आज की सिविलाइजेशन को कंपेयर कर रहा है कि नहीं, अगर आप अभी भी विश्वास दिखाते हैं, अपने आप को आप ईश्वर की सत्ता में सौंप देते हैं, तो फिर से ये जो वेस्टलैंड है वो जो है सही हो सकता है। और इसीलिए वो अपनी पोयम को बाद में एंड करता है इंडिया की माइथोलॉजी में जाकर के, जहां पर बृहदारण्यक उपनिषद में भगवान आते हैं और वो जो है 3 बातें बोलते हैं, DA यानी कि दाता, दयाधम, दाम्यता। और इस तरीके से वो गिव, सिंपथाइज और सरेंडर का लेसन देते हैं कि अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो वर्ल्ड में शांति 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 ही आ जाएगी। अब ये तो थी टायरेशियस को चुनने का मेरा रीजन कि यहां पे मैंने इस चैनल का नाम टायरेशियस विजन क्यों रखा। टायरेशियस विजन का होने का मतलब मैं अपने आप को इतना तो काबिल नहीं मानता हूं कि हाँ मैं टायरेशियस की तरीके से सब कुछ देख सकता हूं, लेकिन बचपन से मेरी जो लाइफ रही है एक उतार चढ़ाव, जिसमें से डाउनफॉल और उसके बाद राइज आता रहा, फिर इस तरीके से चीजें चलती रहीं, तो मैं अपने आप को मानता हूं कि मुझे थोड़ा सा सोसाइटी को लेकर के एक अपना जो परसेप्शन बना है उसको मैं आपके सामने ला सकूं। बेसिकली मैं करता क्या हूं या भी मेरी जो करंट पोजीशन है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं करंटली पोस्टेड हूं एक पीजीटी टीचर के बतौर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और मैं यहीं पर यही काम कर रहा हूं। ये एक सरकारी नौकरी है, ठीक है, जिसको मैं अभी कर रहा हूं। और इसके अलावा मेरी पीएचडी भी चल रही है, रिसर्च भी चल रही है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। मैं अपनी थोड़ा सा चाइल्डहुड को लेकर के आपसे बातें करता हूं कि मेरा जो बचपन है, जब मैं अपना होश संभालता हूं आप कह सकते हैं, तो मैंने अपने आप को पाया एक प्राइमरी स्कूल में, जहां पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेजा था पढ़ने के लिए। और वो उस समय के प्राइमरी स्कूल्स हुआ करते थे जहां पर टीचर्स का एक अलग अफेक्शन हुआ करता था अपने स्टूडेंट्स से, और हम लोग उसी तरीके से वहां पर रहा करते थे। एक अच्छे परिवार में, ठीक है, मैं रहा था। मेरे फादर आर्मी में सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हुए थे और मैं उनके अपब्रिंगिंग के आइडियाज को लेकर के मैं चला, ठीक है। एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करना और उसके बाद थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना हर समय, कि हर चीज को लेकर के मेरे फादर इतना ज्यादा अलर्ट रहते थे कि खाने का, पीने का, सोने का, हर समय का मतलब एक फिक्स टाइम हुआ करता था। हम लोग को कहीं पे ज्यादा बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी और छोटी छोटी गलतियों पर हम लोग को तुरंत इंस्टेंट पनिशमेंट मिला करता था। आज थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये चीजें क्यों थी, बट ये महसूस होता है कि हाँ अगर आप छोटी छोटी चीजों को लेकर के उस समय बच्चों को आप अपने इस तरीके से पनिश करेंगे, माइल्ड पनिशमेंट ही कर दीजिए, तो हो सकता है कि बच्चे बड़े होकर के उनके अंदर एक अच्छा सा आइडिया डेवलप हो, वो किसी के ऊपर गलत करने से एक बार सोचें, किसी को गलत करने से। और इस तरीके की अपब्रिंगिंग मेरे ख्याल से हर परिवार में होनी चाहिए। मेरे फादर और मेरी माँ दोनों लोगों का एक अच्छा खासा रिलेशन था, हमेशा वो साथ में रहने, और एक मैंने देखा है कि जेंडर बायस्ड में नहीं हुआ उन्हीं की वजह से ही। हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था कि हाँ कोई ऐसा रोल जहाँ पे पैट्रियार्कल चीजें चली आ रही हैं, फादर जो है यानी कि जो मेन है वो डोमिनेटिंग है और जो फीमेल है, जो वुमन है वो इस चीज को, उस टॉर्चर को फेस कर रही है। हमारे फादर ने कभी भी हम लोगों के सामने बहुत अच्छे से वो रहा करते थे और बिल्कुल भी कंट्रोवर्सीज का ना होना, ठीक है, घर में कोई भी जो है लड़ाइयाँ ना होना, इन सब का इम्प्रिंट मेरे ऊपर पड़ा। और इवन इतने बड़े आर्मी के पद पे होने के बावजूद भी, रिटायर होने के बावजूद भी मेरे फादर हमेशा हम लोगों को, हम भाइयों बहनों को सुबह सुबह वो नहलाते थे, तैयार करते थे, मम्मी अंदर ब्रेकफास्ट बनाती थी और उसके बाद हम लोग खा करके फिर लंच लेकर के वहां से जाया करते थे। और उसमें एक अच्छा खासा कॉपरेशन था हस्बैंड और वाइफ का, जो मुझे देखने के लिए मिलता है। आज सोसाइटी में हम बहुत सारी लड़ाइयां देखते हैं किसी बात को लेकर के हो रही हैं, ईगो अपना जो आता जा रहा है, प्राइड जो आता जा रहा है, लेकिन वहां पर वो ईगो और प्राइड नहीं था, वहां पर एक अच्छा कॉपरेशन था और फैमिलीज को ऐसे ही होना चाहिए। हम वहां पर पढ़ते रहे प्राइमरी स्कूल में, फिर हमारे फादर ने उसके बाद हमारा एडमिशन करवाया एक दूसरे कॉलेज में, ठीक है, जो हमारे घर से करीब 6-7 किलोमीटर दूर था और हम लोग वहां पर जाना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन यही वो टाइम था कि मैं अपने 6th स्टैंडर्ड में था और उसके बाद एक दिन होता है कि हम अपने 6th स्टैंडर्ड को पास कर लिए थे, अपेयरिंग में थे 7th क्लास के, और हमारे फादर की डेथ हो जाती है। और वो जो टाइम था मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ है। उस दौर से लेकर के फिर अपने आप को एस्टेब्लिश करना, यहाँ तक इस लेवल ले आना मेरे लिए सबसे बड़ा संघर्ष रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था। जब लाइफ में आप सबसे ज़्यादा गरीब तब हो जाते हैं जब आपके पास गार्जियन नहीं होता है कोई, और हम लोगों की सिचुएशन वैसी ही थी। हम लोगों के पास गार्जियन नहीं थे, कोई नहीं था सही गलत का रास्ता बताने वाला कि सही है ये है गलत है। लेकिन हाँ, मेरे पास वो आइडियल्स थे, मेरे फादर का
वो संस्कार थे, ठीक है, संस्कार थे जो मेरे अंदर थे। इससे हमने अपने आप को गलत रास्ते जाने से बचाए रखा। अपने आप को हमेशा से सोचा कि हाँ, संगत रिस्क कभी नहीं ले सके, इसी वजह से ये एक मेरी लाइफ का फेल्योर मैं मानता हूं कि मैंने कभी रिस्क नहीं लेना सीखा। क्योंकि रिस्क लेने का मतलब ये था उस समय कि अगर आप रिस्क लेते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके किसी एक बुरे स्टेप की वजह से, गलत स्टेप की वजह से आपकी जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। बचपन से एक डर सा हो गया था, डर के ही जीते हुए आए थे, और आज भी इससे बहुत लड़ने की कोशिश करता हूं कि हाँ, इस डर से बाहर आ जाऊं। और ईश्वर ने या ये कई अच्छे लोगों का बहुत साथ रहा जिन्होंने मुझे इस चीज से बाहर निकाला। उसके बाद वहां पर पढ़ते हुए बिना फादर के हम लोग अपने मन के ही थे, जैसे मन में आता था जो चीजें कर रहे थे। कोई नहीं था मदर को इतने बच्चों को पालना अपने, उसके बाद इसमें रहना। फिर आया मेरा हाई स्कूल का टाइम, और उस हाई स्कूल के टाइम पर, ठीक है, जब मेरा रिजल्ट आया कि मैंने टॉप किया हुआ था उस कॉलेज में, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मेरे पास अभी कुछ है। फिर से उसके बाद इंटरमीडिएट में हमने एडमिशन लिया, और इंटरमीडिएट में 11वीं क्लास के बाद हम आ गए इलाहाबाद। इलाहाबाद आने के बाद हमने यहाँ पे कोचिंग करना स्टार्ट किया एक जगह पर। फिर 12वीं का रिजल्ट आया, और असली जर्नी जो लाइफ की थी, या आप कह सकते हैं कि असली जो टीचर्स लाइफ के थे, वो तब मिले जब 2010 में कि 2011 में हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एंटर किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुझे पता था कि मैं बीएससी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे फिजिक्स, मैथ ये सब चीजें नहीं आती हैं। मुझे आता था सिर्फ इंग्लिश या दूसरे जो सब्जेक्ट्स में। डिफेंस में बड़ा इंटरेस्ट था मुझे, और डिफेंस में मेरे नंबर जो मार्क्स हैं वो इंग्लिश से भी ज़्यादा कंपैरेटिवली अच्छे आते थे। आप ये कह सकते हैं कि आर्मी का जो एक वो था मेरे पास, ठीक है, आर्मी के जो संस्कार थे वो सब उन चीज़ों ने मुझे डिफेंस सब्जेक्ट के पास मुझे करीब किया, और इसलिए मेरा इंटरेस्ट था कि मैं डिफेंस सब्जेक्ट में अपना करियर बनाऊं। लेकिन आप ये कह सकते हैं नियति को, आप E.M. फॉस्टर ने अपने द एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल में कहा है अपने वर्क में कि आप यू डू नॉट चूज योर लाइफ, ठीक है, अपनी जिंदगी को आप चूज नहीं कर सकते हैं। योर लाइफ इटसेल्फ चूजेस यू, आपकी जिंदगी स्वयं आपको चुन लेती है। आपको कहाँ ले जाना है, उससे क्या कराना है, और ये आप तय नहीं करते हैं। ये परिस्थितियां होती हैं, सर्कमस्टेंसेस, जो आपको उस रास्ते पर लेकर के जाती हैं। और हर जिस चैप्टर को आप समझते हैं कि आज इस चैप्टर का एंड हो गया, उस चैप्टर से आपका दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है, और वो एंड अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एंड नहीं है तो वो मेरे ख्याल से एंड नहीं होता है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आने के बाद यहाँ पर 2011 में हमने एडमिशन लिया, और हमारे सब्जेक्ट्स थे मेडिवल हिस्ट्री, डिफेंस स्टडीज और इंग्लिश लिटरेचर। 3 सब्जेक्ट्स को हमने लिया था, और एक अच्छा एटमॉस्फेयर मुझे मिला। टीचर्स क्या हैं ये मुझे वहां पर देखने के लिए मिला। इस तरीके से हम्बल होना टीचर्स का, इस तरीके से वर्चुअस होना, इतनी अच्छी तरीके से स्टूडेंट से पेश आना। इवन आप जब गलती करें तो उस गलती का मजाक ना बनाना। आपकी कास्ट, आपके जेंडर, आपका जो क्रीड है, आपके रिलीजन से परे होकर के टीचर्स का जो दृष्टिकोण बनता था हम लोगों को लेकर के, वो सब देखने के लिए मिला। कभी कभी ऐसा आ जाता था, ऐसी स्थिति आ जाती थी कि हम और टीचर हमारे सामने आ जाएं, वो इतना बड़ा प्रोफेसर, और वो सीढ़ी से बगल हो जाता था और आपको रास्ता देता था। तो नॉलेज जो है वो आपको थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि जिसमें फल में पेड़ लगे होते हैं, वो हमेशा झुका रहता है। इस तरीके से हमने देखा वहां पर, अपने टीचर से हमने सीखा। बीए फर्स्ट ईयर में जब यहाँ पर आए तो अलग ही था सब कुछ। अभी तक हिंदी बैकग्राउंड से पढ़ाई लिखाई हुई थी, तो यहाँ पर आने पर थोड़ा सा अपने आप को उस चीजों में ढालना, ये थोड़ा सा अटपटा लगा। पहली बार जब यहाँ पर आए तो प्ले है आर्म्स एंड द मैन, जीबी शॉ का। आर्म्स एंड द मैन को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी में आए थे प्रोफेसर अरिंदम चटर्जी सर। प्रोफेसर अरिंदम चटर्जी सर रिटायर्ड थे और बहुत मजाकिया थे। हमेशा वो, उनका एक अलग लहजा था, बेसाले कह करके बात करना, अरे ऐसे का, ये करो वो करो। पान खाते थे हमेशा, और इवन जो बच्चे व्हाइट शर्ट पहन करके आगे बैठा करते थे, उनकी पान की पीक से उनके शर्ट का कलर रंग जाता था हमेशा। लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से ये पढ़ाया। इसके अलावा हम लोगों ने कोचिंग भी ले रखी थी। कोचिंग में भी हमारे टीचर्स ने हम लोगों को अच्छा सपोर्ट किया, वहां से बैलेंस बनता रहा। प्रोफेसर अरिंदम चटर्जी सर की जो भी लर्निंग थी उस समय, जो उन्होंने सिखाया, सर्जियस का नाम आते ही गाली देने लगना उसको, और ये सब हम लोगों के लिए थोड़ा सा एक बहुत ही अच्छा था। ये नए टीचर्स को देखना, इस तरीके से इतना फ्रैंक होना, ये हम लोगों के लिए एक नई बात थी। और उस समय बीए फर्स्ट ईयर की जो हम लोगों की जो लाइफ रही है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। इंटरेस्टिंग इसलिए कि पहली क्लास जो थी वो आर्म्स एंड द मैन की इंग्लिश लिटरेचर की, वो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में होती थी।
आर्ट्स फैकल्टी में होना, इंग्लिश डिपार्टमेंट में होना। दूसरी क्लास जो होती थी वो सीधा साइंस फैकल्टी में जाकर के डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में वहां पर होना। तो हम लोग क्लास में सर से पहले रिक्वेस्ट करके 10 मिनट पहले छूट जाते थे और दौड़ करके यहां से जाते थे, दौड़ते हुए जाना। वहां पे क्लासेस शुरू हो गई रहती थी, फिर उसके बाद दूसरी क्लास के बाद तीसरी क्लास फिर से यहां पर होती थी आर्ट्स फैकल्टी में हिस्ट्री की। तो दूसरी के बाद तीसरी को यहां पर भी आने के लिए दौड़ते हुए हम लोग आया करते थे। लेकिन अच्छा था, अच्छे दोस्त थे वहां पर, और फॉरेनर्स भी कुछ दोस्त हुआ करते थे हम लोगों के उस टाइम पर, आज भी हैं, लेकिन उस समय बैचमेट होना, उनके साथ में पढ़ना एक अपने आप में अच्छा अनुभव और सुखद अनुभव था। तो बीए फर्स्ट ईयर की जर्नी इस तरीके से शुरू हुई। एक अच्छे टीचर कई सारे मिलते गए, एक नहीं कई सारे मिलते गए, और ये चलता रहा कारवां। बीए सेकेंड ईयर जब हम आए हम लोग, और बीए फर्स्ट ईयर में रिजल्ट बहुत ही पुअर आए थे, तो मुझे ये लगा था कि हाँ शायद ये एक जो है फेल्योर है अपने आप में। लेकिन बीए सेकेंड ईयर का जब आया क्लास, तो वहां पर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने के लिए आए प्रोफेसर एलआर शर्मा सर। एक ऐसा नाम जिसको मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता हूं, और ये यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे आना कहीं ना कहीं प्रोफेसर एलआर शर्मा सर की देन है। प्रोफेसर एलआर शर्मा सर ने हम लोगों को सिखाया, उन्होंने हम लोगों को सिखाया कि आप भी कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर भी काबिलियत है, आप यहां पर आकर के कॉन्वेंट के बच्चों को भी आप कॉम्पीट कर सकते हैं। और ये मैंने उनसे सीखा। एक मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूं जो कि जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। बीए सेकेंड ईयर में प्रोफेसर एलआर शर्मा सर क्लास ले रहे थे। क्लास लेने से पहले उन्होंने अटेंडेंस लेना शुरू किया हम लोगों की, और वो जो है मेरा रोल नंबर था 57, लेकिन उस टाइम पे मेरा जो रोल नंबर था मेरे हिसाब से 57 था, यानी कि 7 और 7, ठीक है, कि प्रोनाउंसिएशन जो थी मुझे वो नहीं पता थी कैसे की जाती है। अब वहां पर प्रोफेसर एलआर शर्मा सर ने 56 रोल नंबर बोला, और क्योंकि 56 के बाद आपका 57 रोल नंबर मेरा आता, तो वो जो है मैं थोड़ा सा अवेयर हो गया इस चीज को लेकर के, और जैसे वो बोलने चले मैं खड़ा हो गया, तो उन्होंने 57 कहने के बजाय दोबारा से 56 कह दिया। अब मुझे खड़ा देख करके उन्होंने पूछा कि बेटा आपका रोल नंबर कितना है, तो मैंने कहा कि सर 57, सॉरी मैंने कहा सर मेरा रोल नंबर 57 है। तो उन्होंने रजिस्टर को बंद किया आपने, और कहा कि बेटा जब आप 57 कहते हैं तो आप खाने वाली किसी चीज का सेवन करते हैं, आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, आप इंग्लिश जैसी कोई हिंदी बोल रहे हैं, और सही जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो 57 की, वो 7 नहीं होती है, वो 7 होता है, सॉरी वो 7 नहीं होता है, वो 7 होता है। अब ये बात मेरे लिए एक शर्मिंदा, एक इंसल्ट टाइप का था, लेकिन यही होता है आपका टीचर जो आपको डिमोरलाइज नहीं होने देता है। उन्होंने अगला जो उनका स्टेटमेंट था, उन्होंने ये कहा कि बेटा आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये 7 है, 7 नहीं है, तुम्हारी इस गलती से आज यहां पर जो इतने सारे 250 से 300 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इनको फायदा मिला है। आज के बाद ये भी 7 नहीं कहेंगे, वो 7 कहेंगे। तो एक छोटे से इंसिडेंट में उन्होंने मेरी गलती को भी सुधार दिया, और ये भी बता दिया कि हाँ आप गलत नहीं हैं, अगर आप गलत भी हैं तो आप अच्छे के लिए गलत हैं। गलतियों से तो हम सीखते हैं, गलतियां अगर हम नहीं करेंगे, हमारे कोई सीनियर, अगर हमारे टीचर हमको उस बात के लिए सिखाएंगे नहीं, तब तो फिर हम अपने आप में स्वयंभू हो जाएंगे ना, फिर हम करेक्ट हो ही नहीं सकते हैं। दुर्योधन भी मान बैठा था कि वो बहुत सही है, ठीक है, श्री कृष्ण जी गए उसे समझाने के लिए कि अगर तुम जो है इन लोगों को जो है नहीं दे सकते हो आधा राज्य, तुम 5 गांव ही दे दो, लेकिन दुर्योधन ये भी नहीं दे सकता था। रश्मिरथी में बताया है, ठीक है, उन राइटर रामधारी सिंह दिनकर जी ने, कि बहुत अच्छी लाइनें हैं वो, कभी आप पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी लिटरेचर से भी मेरा बहुत सारा लगाव है, बहुत अच्छा लगाव है। दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो अगर आप गलत नहीं हो सकते हैं, और आपको कोई करेक्ट करने वाला है, और आप उनकी बातों को सीखते नहीं हैं, तो ये फिर सीखने आप चाहते ही नहीं हैं, और ये सीखने की प्रवृत्ति आपको हमेशा ही रखनी पड़ेगी। प्रोफेसर एलआर शर्मा सर को लेकर के हम लोगों के मन में बहुत डर बैठाया गया था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट कॉपी चेक करते हैं, आपकी कॉपी अगर उनके हाथ में आ जाएगी तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। और बिलीव मी, ये वो ऐसा टाइम था, वो ऐसा मेरा क्लास थी, ऐसा जो पेपर था, ड्रामा पढ़ाते थे सर, कि मेरे नंबर सबसे ज़्यादा ड्रामा में उस बार आए हुए थे। आज भी शर्मा सर का जो भी उन्होंने मुझे पढ़ाया हुआ है, आज भी मुझे याद है, मैं उनके लेक्चर्स को रिकॉर्ड करता था, और मैं मानता हूं कि मेरे एग्जिस्टेंस में आज उनका सबसे बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। शर्मा सर की वो बातें, हमेशा प्यार से समझाना, स्टूडेंट्स के प्रति एक अच्छा पोलाइट बिहेवियर लेकर के चलना, ये सब हमने उनसे सीखा। और आज जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, उसमें एक अच्छा खासा हिस्सा का जो क्रेडिट होता है वो शर्मा सर को जाता है। बी सेकेंड ईयर बीता इस तरीके से, अच्छे टीचर्स यहाँ पर
प्रोफेसर लाल शर्मा सर और प्रोफेसर आर के उपाध्याय सर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में। उन्होंने इतना बेहतरीन पढ़ाया हम लोगों को, संडे के दिन बुला करके वो प्रोफेसर 3-3 घंटे क्लास लिया करते थे और मुझे अच्छा लगता था उन टीचर्स का डेडिकेशन देख करके। पढ़ाने का जो वे ऑफ टीचिंग था वो इतना बेहतरीन था। हर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना, बताओ क्या राय है तुम्हारी इसमें, गलत सही कुछ ना कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो, बोलना सीखो। ये रहा उनका दौर। बीए सेकेंड ईयर में इतने अच्छे टीचर्स मिले, बीए थर्ड ईयर में भी इस तरीके का माहौल चलता रहा। फिर दौर आया बीए थर्ड ईयर में, डॉक्टर अजय कुमार यादव सर, उन्होंने मुझे बताया, एक कोचिंग की क्लास में मैंने उनसे पूछा था कि सर कैसी पढ़ाई करें कि हाँ रिसर्च में एडमिशन हो जाए, और उन्होंने कुछ नहीं, सीधा सीधा एक जो है स्टेटमेंट दिया था कि आप अपने सिलेबस को पढ़िए, यही है, यही आपको बनाएगा। ये कहने में एक छोटी सी बात होती है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इसके बहुत बड़े मतलब होते हैं। और हम लोगों ने उसी तरीके से फिर पढ़ना शुरू किया। एमए प्रीवियस में एडमिशन लिया, अच्छे से पढ़ते गए, फिर एमए फाइनल में एडमिशन लिया, उसके बाद ठीक ठाक परसेंटेज बन गए, फर्स्ट डिवीजन था, ठीक है, अच्छे खासे मतलब स्टूडेंट्स में एक वो भी था, नाम भी था। अब यहाँ से जर्नी शुरू होती है 2016 में, ठीक है, ये सब करते हुए इस वैकेंसी का जहाँ पर मैं भी पोस्टेड हूँ इसका फॉर्म आ जाना, कि फॉर्म आ गया, सारे बच्चे इसकी तैयारी में लग गए थे। और उस समय मैंने अपनी लाइफ का एक सबसे टफ डिसीजन लिया था कि मैं इस चीज़ की अभी तैयारी नहीं करके, पढ़ाई नहीं करके, मैं पढ़ूंगा सीडीएस के लिए, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। क्योंकि बचपन से ही अपने फादर को इस तरीके से देखना, उनकी वर्दी को पहन लेना हमेशा, और अपने आप को एक आर्मी का ऑफिसर बनाना मेरे लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस था। ये सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन एक बार मैंने एक बात को सुना था कि जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें नहीं भी होनी चाहिए, बहुत सारे मलाल आपको जिंदगी में रखने चाहिए, क्योंकि इससे आपको जिंदा होने का एहसास बना रहता है। और शायद यही भी है, आज भी मैं जब भी जाता हूँ कैंट एरिया में तो अपने फादर की उस लेगेसी को महसूस करता हूँ कि आज मैं उनकी वजह से यहाँ पर हूँ। तो मेरे फादर का मेरे पहले टीचर वही थे जिन्होंने मेरे अंदर संस्कारों को रखा, जिन्होंने मुझे वर्चूज सिखाए, जिन्होंने मुझे मैनर्स सिखाए। उन्होंने कभी भी, ठीक है, जाति पे, धर्म पे कोई बात हमारे घर में कभी नहीं हुई। उन्होंने कभी भी हम लोगों को किसी से विनीत या किसी से अपर, किसी से जो है लोअर या अपर नहीं माना। उन्होंने अपने आप को हमेशा हम लोगों को एक इंडिविजुअल सोच दी कि आप किसी से ऊपर या किसी से नीचे नहीं, और यही बिहेवियर आप सबसे करेंगे। अच्छे लोगों का हरदम साथ रखना है, और ये बात उन्होंने हमें सिखाई नहीं। हम लोग इमुलेट करते रहे अपने फादर को ही इसी वजह से, क्योंकि उनके जो भी दोस्त थे सब अच्छे थे। वहां पर ना कोई जाति की बात होती थी, ना किसी धर्म की बात होती थी, सारे धर्मों के लोग थे, सारे जगह जातियों के लोग थे, और वो जो है कभी कोई ऊंच नीच भेदभाव का हमारे यहाँ माहौल रहा ही नहीं। और मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों का रोल रहा है जो बिना किसी रेस के, ना किसी जो है कास्ट के, ना किसी रिलीजन की प्रेजुडिस से उन्होंने मुझे हेल्प की। हमारे अंकल सखावत अली जो कि आर्मी में कमांडो थे, इंदिरा गांधी के भी कमांडो रह चुके थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। यूनिवर्सिटी में आने के लिए उन्होंने मुझे इनकरेज किया, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए बहुत सारा हेल्प किया। ऐसे लोगों को मैं हमेशा मानता हूं, प्रे करता हूं गॉड से, अल्लाह से, जीसस क्राइस्ट से, जिस भगवान में, जिस फॉर्म में वो हों, ऐसे लोगों को हमेशा वो खुश रखें। उसके बाद 2016 की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर मैंने एक बड़ा टास्क लिया था कि हाँ मुझे सीडीएस की तैयारी करनी है। और सीडीएस की इस तैयारी के बारे में सोचना भी अपने आप में समय यह था कि आप एक बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी एग्जाम करवाने वाली है, और अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पीजीटी की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन उस समय मेरे ऊपर एक धुन सवार थी कि नहीं, मैं सीडीएस की तैयारी करूंगा। और इसके लिए मैंने कल्पना बंसल मैम से मैंने कोचिंग शुरू की इंग्लिश की, लैंग्वेज को लेकर के, क्योंकि वो बहुत कम फीस में अच्छा पढ़ाती थी, आज भी पढ़ाती हैं वो। तो कल्पना बंसल मैम से मैं पढ़ने के लिए गया। जीएस में खुद से पढ़ता रहा। मैंने एक एग्जाम दिया, मेरा इंग्लिश का पेपर तो अच्छा खासा क्वालिफाई हो जाता था, लेकिन मेरा जो जीएस का पेपर होता था वो क्वालिफाई नहीं होता था। उसके बाद फिर से जब मैं अगले बार, क्योंकि ये एग्जाम 2 बार कंडक्ट करता है यूपीएससी, तो दूसरी बार जब एग्जाम दिया तो एग्जाम देने से पहले मैं बाइक से गिर गया और मुझे चोट आई, और मेरा वो एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं हो सका। अब मेरे पास 1 साल मेरे बीत चुके थे, और मैं इतने सालों में कभी भी एकेडमिक्स से दूर नहीं रहा था। यानी कि मेरा जो भी चीजें थी मेरी, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे पीजी हो, ठीक है, मैं इन सब में अपने आप को कॉन्फिडेंट इसीलिए महसूस कर सका क्योंकि मैंने कभी भी कोई ईयर गैप नहीं किया था। संस्था से जुड़े रहना, पढ़ते रहना,
ये एक लाइफ का बहुत बड़ा मोटो है और ये हमेशा हमें सिखाता है कि आपको निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक लक्ष्य मिल जाए आपको, आप दूसरे लक्ष्य के लिए प्रयास करो। यहां पे आपको स्टैग्नेंट वाटर नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप वैसे रह गए तो फिर आपको लुढ़कते हुए पत्थर में काई नहीं लगती, लेकिन यहां पे ठहरा हुआ जो पानी होता है उसमें काई पड़ जाती है। तो इसलिए अपने नॉलेज को हमेशा से आपको आगे बढ़ाना चाहिए, आपको और आगे और कुछ हमेशा सीखते रहना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हुई तो उनकी टेबल पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइनें पड़ी हुई थी, माइल्स टू गो बिफोर आई अस्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई अस्लीप। ठीक है, कि हमें सोने से पहले, अभी आराम करने से पहले मुझे मीलों जाना है, मुझे मीलों जाना है। वो इतने बड़े लीडर, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, इंडिया को आज इस लेवल पे लाने में उस बंदे का जो विजनरी माइंड था वो है। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि लोग एक लक्ष्य पाने के बाद अपने आप को स्थिर मान लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा आपकी आंखों में एक लक्ष्य को पाने के बाद दूसरा लक्ष्य के लिए आपको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। इससे आपका विश्वास भी बना रहेगा और पढ़ाई तो कभी बंद करनी ही नहीं चाहिए। अब यहां पर था कि अब मैं 2016 से 17 का जो मेरा एकेडमिक्स था उसमें मैं खाली था, मेरे पास कोई काम नहीं था और मैं अपने आप को, मेरी लाइफ का सबसे फ्रस्ट्रेटेड दौर वही है कि जब मैं अपने प्रोफेसर से, अपने टीचर से मैं दूर था, अपनी किताबों से भी दूर था, मैं कह सकता हूं। उसके बाद फिर बीएड का एग्जाम दिया और बीएड का एग्जाम देने के बाद मुझे मिल गया कॉलेज एक जौनपुर में, गवर्नमेंट कॉलेज। और इसे नहीं मिला क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, इसलिए मुझे मिला था क्योंकि मेरे फादर का वेटेज था उसमें और मेरी स्काउटिंग का वेटेज था। मुझे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ और मैं वहां पर जब गया तो पहले ही मुझे देख करके लगा कि मैं शायद यहाँ पे नहीं पढ़ पाऊंगा। कारण ये था कि जब आप यूनिवर्सिटी के एक अच्छे खासे स्टूडेंट रहे हों और इतने अच्छे टीचर्स के आप संपर्क में रहे हों, तो वहां पे जाने के बाद कि जब आपको आपकी जाति से संबोधित किया जाए तो मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर टिकने वाला नहीं हूँ। मैंने एक लोगों से कांटेक्ट किया कि हाँ बताइए कि मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप एडमिशन ले लीजिए, देखा जाएगा जैसे होगा। जब भी मुझे जाना पड़ता था कॉलेज, मेरी ये हालत हो जाती थी कि मैं चल नहीं पाता था, इतना दूर का रास्ता पैदल ही सफर करना पड़ता था क्योंकि वो कॉलेज बहुत ज्यादा इंटीरियर में था और कोई भी जाने का वहां पे दूसरा रास्ता नहीं था, दूसरा जरिया नहीं था। अब मैं हमेशा भगवान से मनाता कि भगवान मुझे कब यहाँ से हटाइए, कब मुझे जो है अपने पास लेकर के चलिए, जो है यूनिवर्सिटी में लेकर चलिए जहां मैं रहा हूं हमेशा। और वो जो है रिसर्च का भी एग्जाम उसी साल दिया था। और मुझे याद है कि 30 अक्टूबर 2018 को आरडीसी में मेरा नाम फाइनल हो गया कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट का अब एक रिसर्च स्कॉलर हो गया हूं। उस समय जो आयरीन बी दास मैम थी, उनका मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा आर यू द बॉय विद स्पेक्स, यानी कि तुम वही लड़के हो जो चश्मे वाले हो। मैंने कहा यस मैम। तो उन्होंने कहा कि आप आइए और अपने गाइड को सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने उसी समय समझा कि अब मेरी जर्नी बीएड वाली एंड हो चुकी है और अब मैं वापस चलूं जहां का मैं हूं। और फिर मैं वापस वहां से आया, यहां पर मैंने रिसर्च ज्वाइन किया और ये लाइफ रिसर्च की, रिसर्च में रहना। उसके बाद अमरनाथ जहाँ हॉस्टल मुझे अलॉट हो गया, मैंने अपने आप को एक प्राउड मेमोरियन की तरीके से रहना, ठीक है, अपनी जो है आदत में डाल लिया। और मैं सौभाग्यशाली हूं इस बात का कि मुझे उस हॉस्टल में रहने का मौका मिला। जब भी आर्ट्स फैकल्टी से साइंस फैकल्टी की तरफ मैं जाता था तो मुझे यह महसूस होता कि कभी मुझे मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं यहाँ पर इस हॉस्टल में रह सकूंगा। और ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, उसने फिर से मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैं इन एक कंसिडरेट टाइम वहाँ पर स्पेंड किया अच्छा खासा। और उसके बाद फिर नियति आपको कहाँ पर ले आती है इसको देखिए। 2018 में ही हमारा पीएचडी में यहाँ पे हो गया। मैंने काफ़ी अच्छा समय यूनिवर्सिटी में, अब जिन प्रोफेसर्स को मैंने पढ़ा हुआ था मैं उनके साथ इन्विजिलेशन की ड्यूटी कर रहा था। 3 घंटे उनके साथ टाइम स्पेंड करना, आप समझिए कि इस धरती पर उनसे बड़े भगवान मेरे लिए कोई नहीं हो सकते हैं। और भगवान का मिलना भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना नहीं हो सकता है। प्रोफेसर सरबजीत मुखर्जी सर, प्रोफेसर एनएस गौर मैम, प्रोफेसर इलाज शर्मा सर, प्रोफेसर एसके शर्मा सर और ऐसे बहुत सारे नाम जो मुझे भी करंटली नहीं याद आ रहे हैं, मैं उनके साथ रहा। ट्रॉय मूवी जब एंड होती है तो वहां पर एक पायर्स जल नहीं चिताएं और वहां पर स्लोगन लिख करके आता है कि लेट देम टू से दैट दे लिव्ड इन द एज ऑफ अकिलीस, कि लोग कहने दो कि वो अकिलीस योद्धा जैसे जो है कि टाइम पर उन्होंने अपनी जिंदगी जी है। तो मैं भी जब अपने आप में कभी बैठा रहता हूं तो मुझे महसूस होता है कि मैं भी अपने आप को प्राउड फील करता हूं कि मैं प्रोफेसर इलाज शर्मा सर, प्रोफेसर एसके शर्मा सर, प्रोफेसर गुंजन सुशील मैम, प्रोफेसर आयरीन बी दास मैम, प्रोफेसर केजी अग्रवाल सर
ऐसे ऐसे प्रोफेसरों से, प्रोफेसर सरजीत मुखर्जी सर, इन सब लोगों ने मुझे पढ़ाया, प्रोफेसर NS गौर मैम, प्रोफेसर इंद्राणी मुखर्जी मैम, बहुत सारे नाम जिन्हें मैं याद नहीं कर पा रहा हूं इस समय, लेकिन मैं अपनी आने वाली वीडियो में सबको, ठीक है, मेरे नाम आएंगे, उनके नाम आएंगे जो है मेरी जुबान पर, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बनाया है। अब ये था 2018 में पीजी रिसर्च में इनरोल होने का दौर। उसके बाद 2019 में एग्जाम करवाया पीजीटी ने। अब क्योंकि मैं यहाँ पर इस फील्ड में लौट चुका था और मैंने ये समझा लिया था खुद को कि शायद मैं अब इसी के लिए ही बना हूँ, इसी के लिए ही बना हूँ, और इसके ये रास्ते पर मैं चलने लगा। पढ़ाने लगा एक कोचिंग में, ठीक है, और वहाँ पर पढ़ाने के बाद मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला इस चीज़ को, अपनी बातों को कन्वे करने का। हालांकि बहुत चैलेंजिंग टास्क था वो। 2018 में मेरी एज बहुत उस तरीके की नहीं थी कि मैं एक बड़ी खासी अच्छी ऑडियंस को, जो पीजीटी और टीजीटी की तैयारी कर रही हो, जहां पर मुझसे 15-15 साल 10-10 साल बड़ी उम्र वाले लोग हैं, और मैं उनको कैसे संभालूंगा। लेकिन हाँ, ठीक है, मैंने मेहनत की और मानता हूं कि आज मैं थोड़ा सा जो कुछ सफल हूं वो उसी मेहनत का, उसी टाइम की मेहनत का आउटकम है। फिर ये चलता रहा, फिर हमने एग्जाम दिया और इसमें हमारा पीजीटी में सिलेक्शन हुआ। नौकरी मिल जाना कभी कभी आपका एक फेल्योर भी होता है, और मुझसे ज़्यादा इस चीज़ को कोई नहीं महसूस कर सकता है। उस कम उम्र में जॉब को पा जाना, उसके बाद फिर अगले एग्जाम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं होना, पॉलिटेक्निक का इंटरव्यू देना, उसमें भी नहीं होना, शायद लगने लगा था कि हाँ, जिंदगी में अब फेल होना शुरू कर दिया। फिर जीआईसी लेक्चरर का आता है एग्जाम, वहां पर हो गया, तो लगा कि हाँ, शायद अभी कुछ बचा हूँ, जिंदा हूँ, और अपने आप को और महसूस करता हूँ कि कुछ आगे बेहतर कर सकता हूँ। बैठे बैठे ये लगा कि हाँ, कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ ना करते हुए अब इससे बढ़िया है कुछ अपना एक प्लेटफॉर्म सेटअप किया जाए जहां पर अपनी बातों को हम रख सकें। तो इसलिए यहां पर आए, आप सबके सामने अपनी बातों को रख रहे हैं। अब इन सारी बातों में मैं अपनी माँ को बहुत स्किप कर रहा हूं, मुझे लग रहा है। मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरी मम्मी का इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, मेरे फादर के जाने के बाद उन्होंने मुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया, और कभी भी मेरी कोई ऐसी विश नहीं थी जो उन्होंने ना पूरी की हो। मुझे याद है कि जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया हुआ था, यहाँ पे इलाहाबाद आया, तो बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं होते थे जिस तरीके से, ठीक है, वो अपने आप को पैसे सेव करके मुझे भेजना, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए एक अच्छा खासा यहाँ पे इंतजाम किया रहने का। उसके बाद मुझे याद है कि जब पहली बार मेरी साइकिल आई थी, मैं जिद करी हुई थी कि मुझे जो है रेंजर साइकिल चाहिए। उस समय छोटे से हम लोग होते थे, यही सब था माइंड में, ठीक है। सब लोग नहीं कहते कि नहीं आप दूसरी साइकिल ले लीजिए। हमारे भैया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और वो लेकर के आए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आने से पहले जब मैं यहाँ पे 2010 में कोचिंग कर रहा था, वो साइकिल हमसे चोरी हो गई, और हमने उस दिन ईमानदारी से ये बात अपनी मम्मी को बता दी, मम्मी हमसे ऐसा हो गया है। तो मेरी मम्मी को, मुझे याद है वो स्टेटमेंट, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, ठीक है, फिर दूसरी दिला देंगे। और फिर मम्मी ने उससे भी महंगी मुझे साइकिल दिलाई। मम्मी के कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेकर के मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और एक दौर ऐसा आया जब मुझे लगा कि आज मैं मम्मी के लिए अपने कुछ कर सकता हूँ, और वो दौर था कोविड का। मेरी मम्मी को सीवियर कोविड था, कोविड 5, जहाँ पर 75 से 80% लंग्स उनके खराब हो चुके थे। और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जंग है जिसको मैंने जीता। चाहे एग्जाम्स हो, रिसर्च में एडमिशन हो, या कोई और चीज़ें हो, इनको पास करना सुखद था, लेकिन ये जो जंग थी, इसको पास करना, ठीक है, इसको जीतना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टास्क था। और आज भी जब भी अपने आप को थोड़ा सा डिमोरलाइज महसूस करता हूं कि हाँ, आज मेरे पास शायद वो चीज़ें नहीं हैं, या हैं भी, जितनी भी हैं, कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि आप कंपैरिजन करेंगे तो आप छोटे ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी माँ को देखता हूँ, उनका हंसी वाला चेहरा देखता हूँ, उनको खुश देखता हूँ, तो लगता है कि हाँ, इससे बड़ी तो अचीवमेंट कोई हो ही नहीं सकती है। उस कोविड में उनको एडमिट करना, उसके बाद उनके साथ में रहना, फिर हम उस दौर से उनको बाहर लेकर के आए। अच्छे लोगों का सपोर्ट रहा, हमेशा से लोगों ने साथ दिया। विकास दिव्य कीर्ति सर हमेशा कहते हैं ना कि आपके होने में आपका कोई रोल नहीं है। अगर जो है फेसबुक के जो ओनर हैं, उनके बारे में बात करता है, ठीक है, कि अगर ये मार्क जुकरबर्ग बुरंडी में पैदा होते तो इतने रिच होकर के बना देते, इतने रिच बन करके हो जाते तो पता चलता, मुश्किल था, ठीक है। ये तो वहाँ का सोशल बैकग्राउंड था, जो आपको परिस्थितियां हैं जो आपको लड़ने के लिए मजबूर करती हैं, और आप लड़ते हैं तो आप जीतते हैं। यही तो है जिंदगी, यही चलती है हमेशा। और आपको बहुत सारी लड़ाइयाँ करनी पड़ेंगी। अभी आज आप जॉब को लेकर के लड़ रहे हैं, ठीक है, कल को आपको आपके परिवार के लिए लड़ना पड़ेगा, और लड़ना भी चाहिए कि अपने अधिकारों को लेकर के, राइट्स को लेकर के, और अपने फैमिली को हमेशा एक टॉप प्रायोरिटी पर रखना, ये सब इंसान को होना चाहिए उनके पास में, मेरा ऐसा मानना है।
और उसके बाद से ये सफ़र यूं ही है। बहुत मिस करता हूं कि मैं अपने उन दिनों को जब मैं यूनिवर्सिटी में था, और आज भी हूं। अभी मेरी रिसर्च सबमिट होने वाली है, मेरी थीसिस, लेकिन महसूस करता हूं, डर सा लगता है कि हाँ अब शायद इसका हिस्सा ना रह जाऊं, लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस है अंदर से कि हाँ मैं इसका एक हमेशा एक इंटीग्रल पार्ट रहूंगा। कोत रोमी तो एज मेनी ब्रांचेस सो मेनी ट्रीज, यूनिवर्सिटी का मोटो है, जहां भी रहेंगे इस चीज को हमेशा फैलाते रहेंगे कि जिंदगी जो बनी है वो परिवार से, माँ से, भाइयों से, ठीक है, और बहुत सारे लोगों से मिलकर के बनी, ठीक है, और ऐसे ही अच्छे लोगों का जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। टायरेसियस विजन को बनाने के लिए, ठीक है, मेरी जो प्लानिंग है वो ये है कि ये तो आज आपका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहा है, इसके बाद से मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर काम करूंगा, कि उसके बाद इसके वीडियोस रहेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम आएंगे, ठीक है, पोएम्स को हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ऐसी पोएम्स जो इंग्लिश की, जिनको आप पढ़ने में परेशानी महसूस करते हैं या आप उनको सही से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके उस वर्क को, उस टास्क को फैसिलिटेट करूं, कि जिससे आप एक बेहतर के एग्जाम में अपने आप को परफॉर्म कर सकें, परफॉर्मेंस दे सकें, और ये जो है आपकी कोशिश जो है रहेगी, मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको उस के काबिल बना सकूं। एक छोटी सी कहानी याद आती है इन सब में कि हमेशा डिकॉन्स्ट्रक्शन की एक थियरी होती है हमारे यहाँ इंग्लिश लिटरेचर में, कंटेम्प्रेरी थियरी में, जहां पर हम चीज़ों को डिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, स्टोरीज को डिकॉन्स्ट्रक्ट करना, कहानी को फिर से एक नए एंगल पे ले जाना। हम हमेशा कहानी सुनते हैं खरगोश और कछुए की, रैबिट एंड टॉर्टॉइज, ठीक है, जो कछुआ था और खरगोश, फेबल्स हैं ये। फेबल्स में भी एक स्पेशल जो है टाइप होता है बीस्ट फेबल का, ठीक है, बीस्ट फेबल का, जहां पर जो एनिमल्स हैं उनके जरिए हम ह्यूमन जो है इमोशंस को, या ह्यूमंस जो बिहेवियर हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। फेबल जैसे लोमड़ी गई अंगूर खाने के लिए और उससे जो है 2-3 बार जंप लगाया और उसने ये देखा कि अंगूर उसकी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद वो वापस आ गई ये कह करके कि अंगूर खट्टे हैं। इसी तरीके से हम इंसान भी क्या करते हैं कि हम बस, ठीक है, प्रयास करते हैं किसी चीज के लिए, 1-2 बार प्रयास किया नहीं हुआ तो उसी लक्ष्य को हम गलत साबित करके बता करके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये इंसान के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करना फेबल्स का या बीस्ट फेबल्स का काम है। अब यहाँ पर ये जो फेबल है कि खरगोश और कछुए की कहानी, ठीक है, क्या होता है कि कछुआ जो है जीत जाता है। हमेशा हमारे माइंड में एक फ्रेज रखी गई, स्लो बट स्टीडी विंस द रेस, TADY विंस द रेस, ठीक है, कि स्लो स्पीड और निरंतरता, कंटिन्यूटी आपको रेस को जिता देती है, आपको से जीत जाते हैं। तो इसको लेकर के इस कहानी को फिर से डिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया और कहानी में ये ट्विस्ट आया कि कछुआ जो है जीता था, भाई वो हमेशा जीत गया तो अब वो विनर बन गया, हमेशा अपने आप को डींगे मारना कि मैं ये कर दिया हूं। खरगोश को हरा दिया जो इसमें जो है सबसे जो है तेज दौड़ने वाला जानवर है। अब इसके बाद, ठीक है, हम आते हैं इस स्टोरी को फिर से एक नए एंगल पे आपके सामने बताते हैं। हुआ ये कि खरगोश से एक दिन मुलाकात हो गई, खरगोश टहल रहा था। ये मुलाकात होने पर हमने ये पूछा कि ये बताओ कि तुम वही खरगोश हो ना जिसने जो रेस को हार गए थे। तो खरगोश ने कहा कि हाँ हार गए थे, मैं वही हूँ, ठीक है, चलिए आपके माइंड में वही है कि मैं हारा हुआ, तो अच्छी बात है, मैं हारा ही था। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि क्या हुआ था उस दिन, ठीक है, जिसकी वजह से तुम इस रेस को हार गए। तो खरगोश ने कहा कि तुम सुनना चाहोगे। तो मैंने कहा कि हाँ बताओ, ठीक है, मैं सुनना चाहूंगा क्या है था उस रेस में। अब खरगोश जो है वो बताने लगा अपनी स्टोरी। कहा चलिए अब आप कोई पूछा नहीं इतने दिनों से, ठीक है, किसी ने ये नहीं जानना चाहा कि क्यों हारा, ठीक है, बस ये जानना चाहते कि मैं हार गया हूं। अल्टीमेटली आपका रिजल्ट ही आपको जो है डिसाइड करता है। लेकिन ये कहानी जो है वो उसकी है, ठीक है, कि हम, अब्दुल कलाम ने अपने एक बार लेक्चर में कहा था कि आपको सक्सेसफुल, ठीक है, स्टोरी से ज्यादा आपको फेल्योर की स्टोरी सुनना चाहिए। उससे आपको समझने के लिए मौका मिलेगा कि हाँ क्या गलतियां थी जिनको हमने किया और हम सही हो सकते हैं। अब यहाँ पे खरगोश ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि एक बार कछुए से जो है मेरी वही रेस ऑर्गेनाइज कर दी गई और मैं, ठीक है, मुझे लगा था कि अभी तक तो मुझे कोई हरा नहीं पाया था, मैं इतना तेज दौड़ता था। तो अब जो है मुझे लगा था कि शायद मैं इस रेस को जीतूं और ये छोटा सा प्राणी, ठीक है, कि छोटा सा प्राणी और इतना धीरे चलने वाला जमीन पर, ये मुझे कैसे हराएगा। लेकिन अब इसने बोल दिया है, ठीक है, मेरी जब रेस इसके साथ लग गई है तो मैं तो अब एकदम डर गया हूं, ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सच में हरा दे वो, और मेरा जो एक नाम है,
ठीक है, नाम मेरा कि मैं इस टाइप का हूं, मैं हमेशा ठीक है रेस में अव्वल आता हूं, फर्स्ट आता हूं, तो मेरा क्या होगा, मेरी इमेज का क्या होगा। कि इस चीज ने मुझे, इस विचार ने, इस डर ने मुझे रात भर डराए रखा। रात भर मैं डरता रहा और मैं जगा रहा, मैं सोया भी नहीं, मैं सोया भी नहीं। और क्या मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि नहीं, मुझे उसके रेस में हराना ही हराना है। ठीक है, हार और जीत दो बड़े नाम। ठीक है, और मुझे क्या करना, उसको हराना है। अब सुबह जो है ये रेस जो है शुरू होती है, और कछुआ भी इसके पहले खरगोश से बहुत सारी डींगे मार चुका था, बहुत सारी डींगे बोलता है, अरे तुमको पता है कि मैं इतनी साल मेरी एज है, पानी में मैं रहता हूं इतने, ठीक है, हजारों मीलों तक तैर करके जाता हूं, इतनी मेरी उम्र है, तुम्हारी क्या बिसात है कि तुम मेरे सामने टिक पाओगे। अब इन सब बातों ने उसे और परेशान कर दिया था खरगोश को। रात भर वो बेचारा जगा रहा, सोया नहीं। सुबह जब रेस शुरू होती है तो उसे लगा कि मैं बहुत दूर तक चला जाऊं, ठीक है, एकदम से इसको पीछे छोड़ दूं। और वो दौड़ा बहुत तेजी से, जैसे ही रेस शुरू होती है वो दौड़ना शुरू करता है, और जा करके वो जब बहुत दूर निकल जाता है, जहां से उसे ये लगा कि खरगोश को, ठीक है, उसके पास पहुंचना मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, वो वहीं पर रुक गया। और रुक करके उसने अपने दोनों पैरों को ऐसे किया, ठीक है, और देखा तो खरगोश दूर दूर तक कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। अब क्योंकि रात में वो इतना थका हुआ था, ठीक है, रात में सोया नहीं था, इंसान ही है, ठीक है, वो एक भी जीव है, वो बेचारा, ठीक है, कहा कि सोचा मैं आराम कर लेता हूं। ठीक है, आराम कर लिया। वो आराम करने के लिए वो लेटता है, और एक पेड़ की जड़ थी, उसको उसने अपना तकिया बनाया, और जैसे ही वो आराम करने के लिए लेटा, क्योंकि वो सोया नहीं था रात भर, तो उसे तुरंत ही नींद आ गई। और नींद आने के बाद उसने ठीक है उसे सपना देखा। सपना वो क्या देख रहा है कि एक जो है लकड़ी का, ठीक है, लट्ठा है, और वो जो है बहा जा रहा उसी पर बैठ करके। और जैसे ही वो लट्ठा जो है किनारे लगता है, पोल जो है लकड़ी का, वो देखता है कि सामने जो है एक बाबा जी बैठे हुए हैं। तो बाबा जी उस कछुए को, सॉरी खरगोश को देख करके मुस्कुराए, ठीक है, और उससे पूछे, बाबा जी ने अपनी आंखें खोली कि तुम कौन हो। कहा, बाबा जी आपको पता नहीं है आज मेरी रेस है, ठीक है, मैंने खरगोश को बहुत सारे, कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया है, ठीक है, वो तो पीछे पड़ा हुआ है, मतलब पीछे एकदम। तो बाबा जी मुस्कुराए। बाबा जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम ये रेस लगा क्यों रहे हो, दौड़ क्यों रहे हो। तो खरगोश का रिप्लाई आया कि बाबा जी मैं नंबर 1 बना रहना चाहता हूं, मैं हमेशा, ठीक है, मैं इनविंसिबल हूं, मैं अजय रहा हूं, मुझे आज तक जो है कोई जीता नहीं है, ठीक है, मैं हमेशा नंबर 1 रहूंगा। तो बाबा जी ने ये कहा, ये बताओ कि आज तक लाइफ में ऐसा कौन सा आदमी रहा है जो हमेशा नंबर 1 रहा है। ठीक है, बड़े बड़े रिकॉर्ड बने और टूट गए, ठीक है, बहुत गुमान था सब लोगों को अपनी लेगेसी पर। सिकंदर भी अपने आप को विश्व विजेता मान रहा था, लेकिन गया तो खाली हाथ यहां से। ठीक है, तो कौन यहाँ पे बड़े बड़े रिकॉर्ड बनते हैं, टूट गए। के कभी कोई रिकॉर्ड बना, हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड टूटेगा, फिर किसी का टूटेगा, इस तरीके से तो रिकॉर्ड बनते और टूटते। कब यहाँ पे कोई नंबर 1 रहा है, एक ना एक दिन तुमको कोई ना कोई जरूर हरा देगा। तो खरगोश बोला, यार बाबा जी तो बात सही कह रहे हैं। उनका अच्छा ये बताओ और तुम्हारी क्या पर्पज है। उनका बाबा जी मैं चाहता हूं कि लोग मुझे, ठीक है, रिवार्ड करें, हमेशा जो है मुझे रिवार्ड दें, मुझे लोग मुझे याद रखें हमेशा। बाबा जी ने फिर कहा कि बेटा तुम्हारी ये बहुत बड़ी भूल है, ठीक है, एक समय ऐसा आता है कि लोग सबको भूल जाते हैं। तुम्हारी क्या बिसात है, तुमको कौन याद रखेगा, ठीक है, एक ना एक दिन तुम भुला दिए जाओगे। W.B. Yeats ने अपनी पोयम इन द मेमोरी ऑफ W.B. Yeats में यही कहा है, ठीक है, वो कहता है कि पोएट्री जो है ना, अब जिस पोएट ने उसको लिखा हुआ है उसको लोग जज करेंगे, ठीक है, वो तौला जाएगा बुराई और अच्छाई के बेसिस पर, ठीक है, जिसको हम हमेशा क्या मानते हैं। इन द मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, W.H. Auden का है, सॉरी W.H. Auden ने कहा है, लिखा उसमें कि W.B. Yeats जो एक इतना बड़ा पोएट था, अब लोग क्या करेंगे, ठीक है, उसको, ठीक है, उसको वेक करेंगे, ठीक है, वो जो है गलत और सही के तराजू में रखा जाएगा। अब खरगोश से पूछा उन्होंने यही जो है कि तुम बताओ कि एक ना एक दिन लोग तुमको भी भूल जाएंगे, तब तुम क्या करोगे और क्या है तुम्हारी इच्छा, ये बताओ। तो खरगोश ने कहा कि बाबा जी मैं चाहता हूं कि रिवार्ड मुझे मिले, पैसा मिले मुझे। तो बाबा जी ने कहा ये बताओ कि तुम्हारी बेसिक नीड्स क्या हैं, और बेसिक नीड्स वो बताओ जो तुम्हारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स पर हैं। बर्ट्रैंड रसेल ने अपने ऐसे द रोड टू हैप्पीनेस में यही बात कही है। वो कहता है कि एक बिल्ली को अगर आप खाना दे दीजिए, उसका पेट भरा रहे, उसको थोड़ी सी गर्मी, क्योंकि बिल्लियों को ठंडी बहुत लगती है, ठीक है, और टाइल्स मिल जाए तो आराम से वो सोती रहेगी, रिलैक्स है उसको। हम इंसानों के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बेसिक इंस्टिंक्ट तो वही है, ठीक है। तो खरगोश से उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, रिवार्ड, तुम क्या करोगे इस रिवार्ड का,
ठीक है, तुमको खाना चाहिए, तुम ये पैसे के क्या करोगे, जबकि नेचर ने, प्रकृति ने तुमको क्या नहीं दिया है। देखो अपने आसपास निगाह डालो, हरे भरे खेत हैं, तुम्हें दूध चाहिए ना, देखो घास लगी हुई है, गाजर जो है लगा हुआ है, पानी है, बढ़िया पानी पियो, इनका रहो, और तुम्हें क्या चाहिए। कब तक तुम किसी से अपने आप को कॉम्पीट करके नंबर 1 साबित करने में लगे रहोगे। खरगोश ने कहा ये बात तो बाबा जी की बड़ी सही है। इसी समय उसकी आंख खुल जाती है, वो नींद में था और वो जो है जग जाता है, और जगने के बाद वो देखता है कि कछुआ जो है वो उससे करीब पहुंच चुका था। वो जो एक लाइन थी जिसको पार करने के बाद ये निर्णय होता कि हाँ ये जीतेगा ये हारेगा, वो उसको पार करने वाला था, और खरगोश चाहता दौड़ करके उसको, ठीक है, पीछा कर लेता उसका, उसको हरा देता, पीछे कर देता उसे। लेकिन खरगोश जान चुका था कि लाइफ जो है वो किसी से कॉम्पीट करने में नहीं है, प्रतिस्पर्धा जिंदगी नहीं है, ठीक है। सक्सेस फेल्योर आपकी जिंदगी का एक हिस्सा हो सकता है, जिंदगी नहीं हो सकती है। खरगोश को लेसन्स मिल गए थे, ठीक है, और जैसे उसकी आंख खुलती है, ठीक है, वो जाता है और बढ़िया से जो है देख रहा है कि तालाब है, तालाब में बतखें जो हैं तैर रही हैं, नहा रही हैं वो, और जैसे ही वो तुरंत जो है देखता है उनको, जा करके छपाक से उस पानी में कूदता है। बतखें ये देख करके हैरान रह जाती हैं, कौन आ गया भाई यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने देखा तो खरगोश राजा आए हैं नहाने के लिए, ठीक है। उन्होंने अपनी मुंह से पानी निकाल करके खरगोश के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। खरगोश भी जो है अपने हाथों से जो है पानी निकाल करके उनके ऊपर फेंक रहा है। खूब नहाया, वो बाहर निकला, खेतों से गया, जो है उसने गाजर जो है उखाड़ी और अपने कंधे पर लादा, और वहां से वो लौट आया। उसको लाइफ क्या है, लाइफ को जीना कैसे है, ठीक है, उसको ये सीख मिल चुकी थी। तो टेरेसियस विजन में मैं आपसे बातें करूंगा कि लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हुए हैं उनको लेकर के मेरा जो परसेप्शन है सोसाइटी को लेकर के, हिस्ट्री का अपना एक अलग एंगल, ठीक है, कि किस एंगल से हम उसको बता रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको रूबरू कराना, उन पोयम्स को, उन नॉवेल्स को, उन कंटेम्प्रेरी थियरीज को, ठीक है, जिनको आपको समझने में, ठीक है, उनसे डील करने में आपको प्रॉब्लम होती है, उनको आपके सामने ले आना, ये इसका टेरेसियस विजन का पर्पज होगा। लेकिन मैं हमेशा इस पर्पज के साथ वो पर्पज नहीं भूलूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, यहां पर मुझे इस तरीके से एलिजिबल बनाने के लिए जो लोग मेरे साथ खड़े रहे, मैं उनका नाम, उनका जिक्र हमेशा आपसे करता रहूं, उनके बारे में आपको मैं हमेशा बताता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ये मेरा आज का पहला वीडियो है। कल से हम अपनी स्टार्ट करेंगे क्लास हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को। थैंक यू ऑल।